आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने प्रस्तुत किए हैं जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप आने वाले दिनों में परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। खास करके भाई गृह विज्ञान है, होम साइंस है, तो सिंपल सी बात है कि हमारी छात्राएं जो हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगी, क्योंकि उनको जानना है भैया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कौन कौन से आएंगे इस परीक्षा में, वो बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है भैया कि कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं, या फिर कोलोस्ट्रम की परिभाषा दीजिए। तो सिंपल सा इसका उत्तर जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोगों को पता ये तो चल सके कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उत्तर में लिखना है कि डिलीवरी यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो उसके बाद जो स्तन में पहला दूध आता है, ठीक है, वो चाहे आपका इंसान हो या फिर जानवर हो, ठीक है, दोनों के अंदर ये दोनों लगभग सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों स्तनों में पहला दूध जो आता है उसे कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं या फिर कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इस तरह इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे इस दूध से नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो माता के स्तनों में जो दूध आता है, जब वो बच्चों को पिलाती है, ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है उसको पिलाती है, तो उससे जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको बहुत ज़्यादा उससे लाभ मिलता है, ठीक है। इसका रंग पीला होता है और यह गाढ़ा भी होता है, ठीक है। दूध का जो कलर होता है वो रंग पीला होता है और साथ साथ में गाढ़ा होता है, ठीक है। कोलोस्ट्रम में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण ही इसका रंग पीला होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए भैया कि कोलोस्ट्रम जो मतलब कि जब होता है, ठीक है, तो उसमें जो दूध का जो कलर है वो पीला किस वजह से होता है, तो वहाँ पर आपको लिख देना है कि बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण इसका रंग पीला होता है, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल है, समझ में आ गया होगा, कोई दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न भैया कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कि मानव विकास की परिभाषा दीजिए। मानव विकास कैसे हुआ उसके बारे में परिभाषा लिखिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आप 1 साल के थे, कल 2, कल 3, परसों 4, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। कल आपके पास 1 रुपये थे, परसों आपके पास 10 रुपये हो गए, 2 साल बाद आपके पास 10,000 हो गए, 4 साल बाद आपके पास 1 लाख हो गई, वही वाला विकास है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे जो कि एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है हार्लॉक, इन्होंने परिभाषा दी है मानव विकास की, वही बताने वाले हैं हम, ठीक है। तो हार्लॉक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, अपितु इसमें परिवर्तन का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे इंसान के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि वो 5 साल का था तो क्या था उसके पास, वो भाई 5वीं क्लास की बुक पढ़ रहा था, ठीक है। 6वीं में आया तो 6वीं का पढ़ने लगा, ठीक है। दिन प्रतिदिन जब वो भाई 10 साल का हुआ तो फिर वो 10वीं की बुक पढ़ने लगा। 10वीं जो बुक थी उसमें बहुत सारी नॉलेज मिली उसको, इंग्लिश पढ़ना पड़ा, मैथ पढ़ना पड़ा, ठीक है, सोशोलॉजी, इंग्लिश, यानी कि विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो उसका क्या हुआ, एक तरीके से विकास हुआ। वो नहीं जानता था कि भैया 2 दूनी 4 होती थी, शायद वो कक्षा क्लास 2 में 3 में रहा होगा या फिर 1 में रहा होगा, तो शायद वो नहीं जानता रहा होगा कि 5 गुणे, ठीक है, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। लेकिन वो जैसे जैसे उसका विकास हुआ वो जानने लगा कि हाँ 5 दूना 10 होता है, ठीक है। उसी तरह सेम। और जब भाई नवीन विशेषताएं यानी कि नई नई चीज़ें जानने लगा, भाई वो अभी तक क्या स्कूल से घर, स्कूल से घर, ठीक है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो शहर जाने लगा, वहाँ की बहुत सारी नवीन नई चीज़ें देखने लगा, ठीक है। उसी तरह नई योग्यताएं, नया टैलेंट आया, नई मतलब कि योग्यता, जैसे कि मान लीजिए विकास हुआ, मान लीजिए कि आप 12वीं में थे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, जैसे विकास हुआ, तो आप आपने बीए किया, बीए के बाद आपने एमए किया, ठीक है। उसके बाद आपने और भी कोर्स किए, ठीक है। तो धीरे धीरे वो नई नई योग्यताएं
प्रकट होती गई। तो इस प्रकार परिभाषा लिखेंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है और बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए ज़्यादा हमने इस पर टाइम दिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अभी तो हमने जाना कि मानव विकास के बारे में, उसकी परिभाषा, और अब जानेंगे कि मानव विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो हार्लॉक यानी कि प्रमुख विद्वान हार्लॉक ने मानव विकास की दो अवस्थाएं बताई हैं। पहला बताया है जन्म से पूर्व की अवस्था, उसके बाद जन्म के बाद की अवस्था। ठीक है, अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग मतभेद हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पहले अवस्था के बारे में जानते हैं। पहली अवस्था जन्म से पूर्व की अवस्था, दूसरी जन्म के बाद की अवस्था। तो पहले जानते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था में क्या होता है। तो ये है, यहाँ पर लिखा है हेडिंग कि जन्म से पूर्व की अवस्था में क्या होता है। तो डिम्ब काल होता है, ठीक है, भ्रूण काल होता है, उसके बाद शिशु काल होता है। ठीक है, ये हो गई पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में जन्म की बाद की अवस्था होती है, वो नवजात काल होता है, यानी कि स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है। उसके बाद वह शैशव काल में जाता है। किस में जाता है? शैशव काल में जाता है। फिर वो बाल्य अवस्था में यानी कि बाल्य काल में आता है। उसके बाद वो वयःसंधि अवस्था में आता है। फिर वो किशोरावस्था में आता है। फिर वो प्रौढ़ावस्था में आता है। तो इस प्रकार जो मानव का विकास की अवस्थाएं हैं, इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हैं। ठीक है, जो कि आपके समस्त दो प्रमुख हैं, बस उसके अंतर्गत अलग अलग ठीक है अवस्थाएं हैं। ठीक है, अलग अलग समय है, अलग अलग काल है, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव विकास का क्षेत्र, यानी कि जो मानव विकास का जो क्षेत्र है वो किन किन क्षेत्रों में मानव का विकास हो सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो मानव का विकास है कई क्षेत्रों में हो सकता है। शारीरिक विकास, भाई छोटा बच्चा था, वो 1 साल का था, तो मान लीजिए 8-10 किलो का था। जब उसका मतलब कि 5 साल का हुआ, तो फिर वो भाई 15 किलो को हो गया, 20 किलो को हो गया। ठीक है, इसी तरह उसका जो शारीरिक है बॉडी, पहले भाई बच्चा था तो छोटे हाथ थे, अब बड़े हो गए। ठीक है, छोटा था तो उसके दाढ़ी नहीं थी, बाल नहीं थे सही से, अब उसके दाढ़ी भी आ गई, मोच भी आ गई, यानी कि बढ़ रहा है, उसका शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, ओके। और उसके बाद दूसरी है मानसिक विकास। जब आप भाई 9th-10th में लेंगे तो आपके मानसिक विकास दूसरे रहेंगे। ठीक है, मानसिक चीज़ें कि भाई मन में आप लोगों के एक लिमिटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, यानी कि आपको यही दिखेगा कि भाई पढ़ाई करना है मुझे बस। ठीक है, लेकिन जब एक आप बीए कर लेंगे या फिर 12th पास कर लेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने लगे कि भाई अब हमको नौकरी भी करनी चाहिए, हमें पैसा भी कमाना है, हमें घर की देखभाल करनी है। तो बहुत सारी आप लोगों के अंतर्गत अलग अलग मानसिकता मतलब सोच आएंगी, वो धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो उसे कहेंगे मानसिक विकास। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में आप सभी को मालूम है कि अगर आप आज साहब भाई जब बच्चा छोटा रहेगा तो समाज के बारे में जानता ही नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो समाज में जो कुछ चीज़ें जो जायज़ है वही करनी चाहिए, नाजायज़ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। समाज को मेंटेन करके रखना चाहिए, समाज में जो लोग हैं उनके साथ रहकर चलना चाहिए। तो वो दिन प्रतिदिन उम्र के हिसाब से सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, यानी कि भाषा की बोलचाल पहले दूसरी रहती, बाद में जब आप पढ़ लिख लेते हैं अच्छे समय रहते विकास हो जाता है आपका, तो आपकी भाषा भी बदल जाती है। ठीक है, नैतिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी तरह बहुत सारे विकास होते हैं। आप लोग इनमें से प्रश्न ये आएगा 100% श्योर है, कम से कम इसमें से 5 से 6 विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 5 से 6 विकास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आएगा कि विकास के बारे में बताइए। ठीक है, मानव क्षेत्र के विकास के बारे में, तो आप लोग 4 से 5 6 लिख देंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया विकासात्मक कार्य के बारे में बताइए। तो विकासात्मक कार्य जो है वो हमारे एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है हेंग विंग हर्स्ट। ठीक है, हर्स्ट। इनके अनुसार विकासात्मक की परिभाषा हम आपको बताएंगे। तो विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु यानी कि उम्र पर व्यक्ति में प्रकट होता है। इस कार्य की सफलता से उसे प्रसन्नता अथवा असफलता से दुख प्राप्त होता है और बाद में कार्यों में कठिनाई आती है। ठीक है, तो विकासात्मक कार्य का मतलब ये कार्य होता है जो किसी निश्चित मतलब कि एक मान लीजिए कि निश्चित आयु में, मान लीजिए आप 20 साल की उम्र में हैं। ठीक है, तो उस पर आप लोग आपके अंतर्गत एक निश्चित
एक सोच आ गई, एक निश्चित कार्य आ गया, ठीक है। ये जो होता हो ना निश्चित आयु में, यानी कि निश्चित उम्र होती है तभी आता है, ठीक है। और मान लीजिए उस कार्य में आपको सफलता मिल गई, मान लीजिए कि आप टूर्नामेंट खेलने गए थे, ठीक है, मान लीजिए मैच खेलने गए थे और वो आपके मान लीजिए कार्य आपका आ गया, ठीक है भाई, आप 18-20 साल के, तो आपके अंदर का ध्यान आ गया भाई, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, 18 साल की उम्र में मान लीजिए आप थे और आपके अंदर एक भावना थी भैया, एक कार्य मान लीजिए, ये भावना मान लीजिए कि आ गया भैया कि हमें मैच खेलना है, ठीक है। और मैच खेलने के बाद आपको हो सकता है उसमें सफलता भी मिले, मतलब कि आपकी टीम हो सकता है जीते, हो सकता है कि हार भी जाए। हारेगी तो आपको असफलता फील होगा, जीतेगी तो सफलता फील होगा। तो वही बताया जा रहा है कि इस कार्य में सफलता से प्रसन्नता होती है। जब भाई सफल हो जाएंगे, आप मैच अपना जीत जाएंगे, ठीक है, आपकी टीम जीत जाएगी तो आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी। लेकिन असफलता जब हो जाएगी तो आपको बहुत ही दुख होगा, ठीक है। और बाद में कार्य में कठिनाई आएगी भाई, असफलता हो जाएगी तो आपको भाई समस्या आएगी भाई, अब वो और अच्छा मेहनत करे और हार्ड वर्क करे। तो इस प्रकार लिखेंगे विकासात्मक कार्य के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मध्य बाल्या अवस्था के विकासात्मक कार्य बताइए। तो मध्य बाल्या अवस्था के कुछ कार्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि दैनिक जीवन के लिए, यानी कि जो आपका रेगुलर का जीवन चल रहा है, ठीक है, ठीक है, आवश्यक प्रत्ययों का विकास करना, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया साधारण खेल कूद के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल को सीखना। मान लीजिए कि अगर आप लोग कुछ मैच खेलना चाह रहे हैं, फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं, हॉकी खेलना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी क्रिकेट खेलना, कुछ भी खेलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या, भाई योगा करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद उसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ भाई स्किल से कुछ नॉलेज, तो कुछ जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भाई मैच कैसे खेला जाता है, फुटबॉल कैसे खेला जाता है, हॉकी कैसे खेली जाती है, या फिर योगा कैसे किया जाता है। तो उस चीज़ के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और अगला है कि स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्तियों का निर्माण करना। अगला है कि अपने हम उम्र साथियों, मतलब कि अपने के जो उम्र के लोग हैं 18-19 वाले, ये सब मतलब एक साथ वाले, कुछ उम्र के होते हैं 18-19 वाले, तो वही बताया जा रहा है अपने हम साथियों के साथ खेल जोल बनाना सीखना, ठीक है। और लिंग के अनुसार बालक या बालिका के रूप में भूमिका का निर्वाह करना और सीखना, ठीक है, ये होते हैं मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं कि 100% आपको तैयारी कर लेना आएगा ही आएगा, मतलब कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक विकास के बारे में बताइए। तो क्रियात्मक कार्य का मतलब यह हुआ कि जब आप कोई कार्य करेंगे तो आपका विकास होगा। मान लीजिए कोई आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका जो है ना कार्य कर मतलब कि कार्य करने के बाद आपका जो विकास होता है, ठीक है, उसे हम क्रियात्मक विकास कहेंगे। तो क्रियात्मक विकास को इस प्रकार परिभाषित करेंगे, क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत ठीक है गत्यात्मक विकास भी कहते हैं, याद रखेंगे। चालक विकास या फिर गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति एवं उनकी शक्ति निहित होती है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में आप खाना बना रही हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो भाई हाथ और पैर का काम होता ही है ना, और कुछ हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ता है भाई किचन के काम में, ठीक है। तो वहाँ पर मांसपेशियों का समन्वय होगा, मतलब कि जो आपके बॉडी के अंदर मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, वो हाथ पैरों के माध्यम से भाई वर्क करेंगे। कठिन काम होगा तो कठिन, ठीक है, होगा, ठीक है, और जो सरल काम होगा सरल होगा, तो वहाँ पर मांसपेशियों का भी समन्वय होता है, ठीक है। और उसी की गति एवं शक्ति इसमें निहित होती है, ठीक है। कोई काम आपका भाई गति वाला होगा, कोई पावर वाला होगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें अंतर्गत आती हैं। समन्वय एक तरीके का ग्रुप है, ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा जो है वो हॉरलॉक, ठीक है, हॉरलॉक के अनुसार है, प्रमुख विद्वान है, इन्होंने कहा है कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के बाद निरर्थक एवं अनिश्चित होती हैं। भाई जन्म के बाद फिर क्या होता है भाई, आपके पास जो शक्ति है, पावर है कार्य करने की, वो अलग भाई बढ़ जाती है, ठीक है। और जब जन्म के समय, मतलब जब आप छोटे रहते तो आपकी वो निश्चित ही रहती है, लेकिन जब बड़े हो जाते तो वो अनिश्चित हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये कोई हार्ड लेवल क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जरूर फंस सकता है परीक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अतरंग मित्र क्या है। तो अतरंग मित्र के बारे में जानते हैं। जब किशोर एक या दो ऐसे मित्र बनाता है जिनकी रुचियां एवं योग्यताएं समान होती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्राएं होती हैं,
मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में आपके बहुत सारे क्लासमेट होंगे, मतलब आपके साथ ही परीक्षा देने वाली होंगी, बीए थर्ड सेमेस्टर में होंगी, उनका सब्जेक्ट भी होम साइंस होगा, ठीक है, और उनकी रुचि भी, भाई बहुत सारे छात्राएं क्या करती हैं, होम साइंस कोई ज़रूरी थोड़ी है, होम साइंस के अलावा अन्य भी सब्जेक्ट हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपके साथ आपकी जो मित्र हैं, ठीक है, आपकी जो सहपाठी हैं, ठीक है, दोस्त हैं, वो भी होम साइंस लिए हैं और आप भी होम साइंस लिए हैं और आपका भी इंटरेस्ट होम साइंस सब्जेक्ट में है और उनका भी होम साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। वही कह रहा है क्वेश्चन कि जिनकी रुचियां एवं योग्यताएं समान होती हों, ये एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हो। मान लीजिए आपके फ्रेंड है, वो भी होम साइंस लिए, आप भी होम साइंस लिए, आप भी बीए थर्ड सेमेस्टर में है, वो भी बीए थर्ड सेमेस्टर में है, और एक दूसरे पर विश्वास करते हो, ठीक है, और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हो, यानी कि सम्मान करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, मिले जुले तो ऐसा लगे कि ये घर का ही इंसान है, ठीक है, और अपने राज की बातें भी साझा करें, यानी कि उनके पर्सनल मन में जो हो कि भैया हमको तो रणबीर इस एग्जाम्पल के पे कि हमको तो भैया आगे चल के यूपीएससी क्रैक करना है, हमको तो आगे चल के मास्टर बनना है, हमको तो आगे चल के नर्स बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें राज की बातें साझा करें, और कुछ पर्सनल चीज़ें जो होती हैं कि भैया हमको तो शादी करनी है पुलिस वाले से, हमको तो शादी करनी है मास्टर से, हमको तो शादी करनी है, ठीक है, आर्मी वाले से, तो वो जो मन की बातें होती हैं वो साझा करते हैं, तो ऐसे मित्र क्या कहलाते हैं, अतरंग मित्र कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि साथी समूह दबाव के बारे में बताइए, तो इसके बारे में जानते हैं। जब मैत्री समूह के लोग अपने मित्र को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए करने का प्रयास करते हैं या कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसे साथी समूह दबाव कहते हैं। साथी समूह दबाव दो रूप में देखा गया है, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक मतलब कि जो आपके अच्छे और बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होंगे, आपको सकारात्मक सोच के बारे में बताएंगे, वहीं पर आपके मित्र कुछ ऐसे होंगे जो नकारात्मक सोच के, यानी कि गलत सोच के होंगे, वो उसकी चीज़ के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि भैया चलिए आज तो हम इस घर में चोरी करते हैं, आज तो हमें ठीक है ये चीज़ हमें जुआ खेलना है, ठीक है। और सकारात्मक बच्चे कहेंगे कि भैया पढ़ाई करो और कुछ अच्छे वैकेंसी हैं उनमें फॉर्म डालो और ट्रेनिंग करो, जॉब हासिल करो, ये सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और दो प्रकार के होते हुए मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ठीक है, वया संधि अवस्था क्या है, तो वया संधि अवस्था को ठीक है यौनात्सुक या फिर प्यूबर्टी भी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द प्यूबर्टस से बना है। वया संधि अवस्था से तात्पर्य है संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था, और इस अवस्था के तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व यौनोत्सुक अवस्था, दूसरा है यौनोत्सुक अवस्था और तीसरा है उत्तर यौनोत्सुक अवस्था, ठीक है। कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन्स के बारे में बताइए, ठीक है। तो महिलाओं में मुख्यतः दो सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, पाए जाते हैं। पहला वो है एक्स्ट्रोजन और दूसरा है ठीक है प्रोजेस्टेरोन। ये दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है कि भैया महिला सेक्स जो हार्मोन होते हैं वो कितने होते हैं, या फिर महिला सेक्स हार्मोन्स के बारे में बताइए, ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि महिला सेक्स हार्मोन्स दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला होता है एक्स्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दो हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पूर्व किशोरावस्था के बारे में बताइए। तो 13 से 16 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। जैसे क्वेश्चन आ जाए भैया किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो आप उत्तर तुरंत लिखेंगे 13 से 16 वर्ष की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में काफ़ी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस समस्या बहुबल्य अवस्था होती है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होने के कारण समायोजन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो आप सभी लेडीज जानती होंगी, कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा डिटेल में आवश्यकता नहीं। भाई समय आपका बढ़ेगा, यहीं 13 से 16 के बीच जो किशोरावस्था होती है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉडी में परिवर्तन होता है, ठीक है, ये आप सभी को मालूम है, पर्सनली ये है, आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेटल एल्कोहल सिंड्रोम के बारे में बताइए। फेटल एल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे
कि जो महिलाएं गर्भावस्था में अल्कोहल का सेवन करती हैं, मान लीजिए गर्भावस्था में भी हैं और वो मदिरा पान कर रही हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कैप्टन पी रहे हैं, शराब पी रही हैं, इत्यादि चीज़ें सेवन कर रही हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों में फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, जिससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है उस पर बहुत ही दुष्प्रभाव और बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे फेटल एल्कोहल सिंड्रोम। क्लियर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे, जर्नली भी आपको याद आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के बारे में बताइए, HIV। ठीक है, तो एड्स एक खतरनाक एवं जानलेवा बीमारी है। एड्स से तात्पर्य है, ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा नाफक रोग समूह। यह बीमारी शरीर में HIV वायरस के संक्रमण के कारण होती है। इसके कारण प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा नाम क्या है याद रखेंगे, बहुत ही हाई लेवल का, कि ह्यूमन, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, या वायरस मनुष्य के प्रतिरक्षा को कम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यौन संचारित रोग। ठीक है, ऊपर वाला महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, एड्स और HIV पढ़ लीजिएगा अच्छे पे, ताकि आपकी परीक्षा में आए तो आप लोग उत्तर दे पाएं। यौन संचारित रोग वे रोग जो यौन सेक्स, गुदा सेक्स या फिर ओरल सेक्स द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इन्हें गुप्त रोग या रति रोग भी कहा जाता है, जैसे कि क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनेरिया, हर्पिस आदि। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है यही जान कहती है कि भाई अगर आपने होम साइंस लिया है तो आप लोग शर्माए नहीं, पूरी तरह से आप लोग को जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ में। और भाई अब बीमारी हो जाती तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं डॉक्टर से, तो आपको पूरी तरह इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जो कि आपकी हैं, आपके पर्सनल लाइफ की हैं, और तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और भी क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे, तब तक ये तैयार करिए और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।